गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने जीएसटी से जो रिलेटेड अमेंडमेंट है अप टू चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिए थे। अब इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट रिमेनिंग अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू जीएसटी एंड कस्टम एंड एफटीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 12, पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स उसके अंदर सेक्शन 50 के अंदर अमेंडमेंट है। इसके अंदर प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। तो जो ये प्रोविजो इंसर्ट किया है इसको हम लोग दो पार्ट के अंदर समझते हैं। पहले ये जहां एक्सेप्ट लिखा हुआ है उसका पहले का पार्ट देखते हैं हम। प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड। तो मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप रिटर्न फाइल कर रहे हो फॉर टैक्स पीरियड जनवरी 22। ओके, इसकी ड्यू डेट क्या होगी? 20th February। हम लोग सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर है तो 20th मान लीजिए February ड्यू डेट है। ओके, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39। ओके, इसके अंदर ये क्या लिख रहा है? shall be payable। अब ये जो एक्सेप्ट है उसको भूल जाइए, फिर यहां जहां कॉमा लगा हुआ है इसके बाद इधर जंप करिए, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको मेन लेक्चर के अंदर समझाया है ग्रॉस टैक्स पेबल एंड नेट टैक्स पेबल। ठीक है, तो ग्रॉस टैक्स पेबल मान लीजिए आपका 100 रुपीज है, आपके पास आईटीसी अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? मान लीजिए 80 रुपीज आईटीसी आप यूटिलाइज कर सकते हो इस टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, तो यू आर गोइंग टू यूटिलाइज एंड 20 रुपीज यू आर गोइंग टू पे यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। करेक्ट? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू डेबिट 20 रुपीज इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी है बिकॉज यू आर नॉट पेइंग ऑन द ड्यू डेट, so you are supposed to pay। Remember what I said to you in main lecture, you need to memorize under section 50 subsection 1 you need to pay 18% interest। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 18% इंटरेस्ट है वो आप 100 पे करोगे या 20 पे? तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो क्या बोल रहा है? यू नीड टू पे ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स विच इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो किस पे करोगे? इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे, इफ यू आर नॉट पेइंग ऑन द ड्यू डेट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% ऑन व्हाट? रिमेंबर 18% अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 नोटिफाई किया गया है। करेक्ट? तो 20 रुपीज पे आप कैलकुलेट करोगे, ना कि 100 रुपीज पे। तो आईटीसी के अवेल करने के बाद जो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी है, जो आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं की है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 का प्रोविजन बोलता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने बात योग्य बात क्या है? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट। आप कब इंटरेस्ट पे करोगे? आफ्टर द, if suppose you are not making the payment on due date then you are supposed to pay the interest। लेकिन आपने जो रिटर्न इसका फर्निश किया है वो आपने लेट किया है, वो आपने लेट फाइल किया है। ठीक है,
और उस रिटर्न के साथ में आपने टैक्स का पेमेंट किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 20 फरवरी को रिटर्न फाइल करना था, लेकिन आपने 20 फरवरी को नहीं करके आपने किया 10 मार्च 22 को रिटर्न फाइल, विच इज रिलेटेड टू जनवरी 22। तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। अब कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन है, 100 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। आपने जनवरी 22 का जब रिटर्न फाइल किया था वो टाइम पे फाइल कर दिया आपने, 20 फेब को ही कर दिया, लेकिन उसमें से एक ट्रांजेक्शन आप भूल गए। तो 100 में से 99 को तो आपने डिक्लेयर कर दिया, एक ट्रांजेक्शन ह्यूमन एरर हुआ, आप भूल गए। अब उस ट्रांजेक्शन को आप कवर करते हो जब भी आप बाद में रिटर्न फाइल करते हो। तो अब क्वेश्चन ये है कि उस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेबल होगा वो किसके ऊपर होगा, नेट के ऊपर कि ग्रॉस के ऊपर। तो वापस पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड फर्निश आफ्टर द ड्यू डेट। तो जो डिक्लेयर कर रहे हो आप रिटर्न में, उसके अंदर आप ये डिटेल फर्निश कर रहे हो, ठीक है, इन अकॉर्डेंट विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39। तो यानी कि आपने रिटर्न ही लेट फाइल किया है, आप कुछ भूले नहीं हो, आपने रिटर्न लेट फाइल किया है, तो जो इंटरेस्ट पेबल होगा अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, यू आर सपोज टू पे वाट एवर डेबिटेड ऑन इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मीन्स नेट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन आप कुछ भूल गए हो और बाद में आप डिक्लेयर करते हो, तो ये उसको कवर नहीं करता, तो ये उसको कवर नहीं करता। ये क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग टैक्स पेड डिक्लेयर इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड फर्निश आफ्टर द ड्यू डेट। तो पहले वाले एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया था कि भाई हम तो ये पूरा रिटर्न ही लेट फाइल कर रहे हैं 10 मार्च को, तो हमने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, इनवैलिड रिटर्न। याद करो, सेल्फ असेसमेंट आपने टैक्स पे नहीं किया तो इनवैलिड रिटर्न होता है, करेक्ट। वो तो मैंने आपको डेफिनेशन में और रिटर्न के चैप्टर में भी समझाया, ठीक है। तो अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया, ड्यू डेट पे आप टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो जो आपको इंटरेस्ट पे करना अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, वो किसके ऊपर करना है, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर डेबिट कर रहे हो, बेसिकली नेट टैक्स लायबिलिटी। लेकिन आप जैसे ये दूसरे एग्जांपल के अंदर आप कुछ भूल गए, तो ये वो सिचुएशन कवर नहीं करता। यानी इस मामले में हम एक तरीके से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपको ये जो एक ट्रांजेक्शन आप भूल गए, बाद में आप जो अगले पीरियड का टैक्स पीरियड का आप रिटर्न फाइल करते हो उसमें डिक्लेयर कर रहे हो आप, तो जनवरी 22 से रिलेटेड एक सप्लाई आप भूल जाते हो और जनवरी 22 का आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आप बाद में कभी और उसको डिक्लेयर करते हो किसी और दूसरे टैक्स पीरियड में, तो आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर टैक्स पे करना है, उसके अंदर नेट के अंदर नहीं। यानी आपने पूरा का पूरा पीरियड अगर शिफ्ट कर दिया, मतलब रिटर्न आपने लेट सबमिट किया, तो नेट टैक्स लायबिलिटी वाट एवर डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, लेकिन आपने रिटर्न सबमिट कर दिया, एक ट्रांजेक्शन भूल गए सप्लाई का, बाद में आप डिक्लेयर करते हो ग्रॉस टैक्स। अंडरस्टूड, ठीक है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लेना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, मैं अवेलेबल हूँ। तो ये अमेंडमेंट है, आपको याद रखना, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, 18% नॉर्मली वी आर गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट। फिर चैप्टर 13 रिटर्न्स, चैप्टर 13 रिटर्न्स। अरे सर इसमें तो हर बार अमेंडमेंट होते हैं। पिछली बार QRMP आ गया तो अमेंडमेंट है, अब वापस चैप्टर 13 के अंदर आते रहते हैं। गवर्नमेंट खुद स्ट्रगल कर रही है ना, रिटर्न फॉर्मेट को चेंज करती रहती, कभी ये 2A 2B 3B चलता रहता। 3B तो चलो शुरुआत से हो गया, GSTR 3 तो उन्होंने उड़ा दिया, 2 उड़ा दिया, ठीक है। तो चलिए रूल 59 के अंदर अमेंडमेंट है, हालांकि ये रेलिवेंट नहीं है, मैंने बुक में कवर किया है और मैंने जो गो थ्रू किया स्टडी मटेरियल है, हालांकि मैं पहले इशू कर देता हूँ बुक,
तो स्टडी मटेरियल नॉर्मली लेट आता है, तो उसके अंदर ये कवर नहीं है। क्योंकि इसलिए कवर नहीं है, मैंने भी सोचा था कि मैं ये डालूं नहीं डालूं, क्योंकि नॉर्मली मैं ये जो एक्सटेंशन से रिलेटेड होते हैं वो डालता नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर क्योंकि 2-3 अमेंडमेंट थे इसलिए मैंने डाल दिए थे। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, जो IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है, करेक्ट, जिससे कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट दे सको। अगर बंदा क्वार्टरली फाइल कर रहा है तो सामने वाले बंदे को, रेसिपिएंट को कैसे मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट? तो हमने मेन लेक्चर में क्या समझा था, बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि वो उसके लिए एक फैसिलिटी इजाद की गई है, IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब सेकंड वेव आ गई थी, अप्रैल के अंदर आई थी ना, अप्रैल मई के अंदर इंडिया में 2021 में सेकंड वेव था, चल रहा था ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये 2 प्रोविजो इंसर्ट किए रूल 59 सब रूल 2 के अंदर। इसमें क्या, जो अप्रैल 2021 मंथ का था, तो उसको क्या किया, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मई 2021 टिल द 28th डे ऑफ मई 2021 किया। ओके, और मई 2021 से रिलेटेड जो डिटेल है वो फर्स्ट डे ऑफ जून 2021 टिल द 28th डे ऑफ जून 2021। ठीक है, तो ये टेम्पररी इन्होंने अमेंडमेंट किया, ये 2 प्रोविजन इंसर्ट करके, बाद में ये लोग डिलीट भी कर देंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट नहीं है। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद इन्होंने रूल 59 सब रूल 6 के अंदर ये जो फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ था इसको डिलीट करके, ओमिट करके, यानी इसको सब्स्टिट्यूट किया गया फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। अब ये बोलता क्या है सब रूल 6, वो पहले देख लेते हैं। Notwithstanding anything contained in this rule, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under section 37 in form GSTR1 if he has not furnished the return in form GSTR3B। गवर्नमेंट के पास पैसे की बड़ी कमी है, मैंने आप लोगों को ये लेक्चर के अंदर भी समझाया और इसको प्रूव किया है एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ इन्होंने क्या किया था कि पहले बोला था कि भाई अगर तुम लोग GSTR3B 2 मंथ्स के लिए फाइल नहीं कर रहे हो, इफ द पर्सन हैज नॉट फर्निश रिटर्न, रिटर्न अंडर सेक्शन 39 कौन सा है नॉर्मल पर्सन के लिए, GSTR3B अगर फर्निश नहीं करते हो तो आपको क्या बोल रहा है कि भाई आपको GSTR1 भी फाइल नहीं करने देंगे। क्यों? जिससे कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि भैया GSTR3B फाइल कर, तू टैक्स पे कर। अगर GSTR1 बेचारा फाइल नहीं कर पाएगा तो सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा, रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा, GSTR1 से ही पास ऑन करेगा ना। तो गवर्नमेंट भी प्रेशर डाल रही है फुल 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 फुल। वो क्या बोला कि भाई साहब GSTR3B फाइल करो, नहीं तो तुम लोग को GSTR1 फाइल नहीं करने देंगे, आउटवर्ड की डिटेल नहीं फाइल करने देंगे। आउटवर्ड की डिटेल फाइल नहीं करोगे तो तुम्हारा जो बायर है, रेसिपिएंट है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो फाइल करो, नहीं तो तुमको GSTR1 फाइल नहीं करने देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन नहीं करने देंगे। चलो मजे करो। तो पहले ये क्या था, फॉर प्रीसीडिंग 2 मंथ्स था, 2 महीने का कर दिया था इन्होंने। अब उन्होंने बोला फॉर द प्रीसीडिंग मंथ, तो आप टाइम पीरियड कम कर दिया, 1 महीने का फाइल नहीं किया तो GSTR1 को फाइल करने से रोक दो। ठीक है, अब GSTR अगर प्रीसीडिंग मंथ का GSTR3B फाइल नहीं किया गया है तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। यानी कि आपने जनवरी 22 का GSTR3B फाइल नहीं किया है, आप फरवरी का GSTR1 फाइल करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट बोलती नहीं कर पाओगे बेटा, पहले फाइल कर दो। ओके, ठीक है, तो आप फाइल नहीं कर सकते थे। अब पहले क्या था कि भाई IFFSF और 99% वाला वो रूल 86 भी हमने देखा था ना पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर, वो था। तो उसके अंदर क्या था, 99% याद है आपको, कुछ बंदों को 99% है, फिर 1% उसको कैश में पे करना है, वो सब हमने मेन लेक्चर में देखा। तो वो मैं वापस क्यों ले रहा हूँ, आपको वापस समझाने के लिए नहीं ले रहा हूँ, ये अमेंडमेंट लेक्चर है, डिटेल लेक्चर नहीं है ना, रिवीजन लेक्चर है। तो मैं आपको वापस समझाने के लिए नहीं ले रहा हूँ, बेसिकली मैं उसको इंटरलिंक कर रहा हूँ कि पहले इसमें क्या लिखा था कि ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर, जो 99% वो था, shall not be allowed to furnish the detail of outward supply under section 37 in form GSTR1
और यूजिंग द आईएफएफ, या तो आप आईएफएफ से क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो, आप क्वार्टरली अगर फाइल करते हो, या जीएसटीआर 1 if he has not furnished the return in form GSTR 3B for the preceding tax period। तो पहले यहाँ 2 महीने था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड जिसके ऊपर ये 99% था, ओके, उसके ऊपर लिए ये क्लोज डाला हुआ था उन्होंने, ठीक है। लेकिन अब इसका रेलिवेंसी खत्म हो गया, तो इसलिए इन्होंने ऑमिट कर दिया, क्योंकि अब इधर ही प्रीसीडिंग मंथ आ गया, अब इधर ही प्रीसीडिंग मंथ आ गया, तो इसका रेलिवेंस खत्म हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने ऑमिट कर दिया। चलो सेक्शन 44, सेक्शन 44, सेक्शन 44 कुछ खास है क्या सेक्शन 44 में? एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, रीड विथ रूल 80। एनुअल रिटर्न के अंदर तो अच्छा खासा अमेंडमेंट है। कैसे भाई, क्यों अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी? आप लोग भूल गए हो, भूल गए हो, भूल गए हो। क्या भूल गए सर? अरे बहुत बड़ी चीज भूल गया। मैं बताता हूँ आपको क्या भूल गया। आप भूलते हो तो मेरे को भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो सेक्शन, पिछले लेक्चर के अंदर, अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 ऑमिट हो गया, जिसके अंदर सीए सीएमए को ऑडिट करनी थी, करेक्ट। इफ टर्न ओवर एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज देन रजिस्टर्ड पर्सन वाज सपोज टू गेट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम सीए और सीए प्रैक्टिस। तो ये तो ऑमिट हो गया, ये ऑमिट हो गया। तो यहाँ भी एक पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हुआ करता था, ठीक है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब वो जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो सेल्फ सर्टिफाई होगा। क्या होगा? सेल्फ सर्टिफाई, क्योंकि सीए सीएमए की ऑडिट तो निकल चुकी है, निकल चुकी है ना, तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। तो एवरी रजिस्टर पर्सन अदर देन दीज पीपल दे हैव टू फाइल द एनुअल रिटर्न विच may include a self certified reconciliation statement। अब इसमें लिखा may, क्योंकि सबको देना है क्या, सबको देना है क्या, देखते। इसमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या होगा? सिंपल है, reconciling the value of supply declared in the return finished for the final financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronic within such time and in such form and in such manner as may be prescribed। Provided that the commissioner may, on the recommendation of the council by notification, exempt any class of registered person from filing annual return under this section। ये इसके प्रोविजो के अंदर कमिश्नर को एम्पावर किया गया है कि भाई वो एग्जम्प्ट कर सकता है कि भाई उसको एनुअल स्टेटमेंट, इन रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं करना। इसके अलावा ये इसमें लिखा है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर तो सीएजी ऑडिट ऐसे ही एप्लीकेबल है। तो ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वो रिपीट किया गया कि ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए ड्यू डेट क्या होगी? 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हम लोग को ये भी मालूम है कि एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में जाएगा। कंपोजिशन लेवी जो ऑप्ट करता है उसको किस में फाइल करना? जीएसटीआर 9A के अंदर। जो इको, जिसके ऊपर टीसीएस की लाइबिलिटी है, उसके ऊपर सेक्शन कौन सा लागू होता है? सेक्शन 52, ठीक है। वो जो एनुअल रिटर्न है वो सेक्शन 44 के अंदर फाइल नहीं करता, वो किसके अंदर करता है? अंडर सेक्शन 52 प्रेस्क्राइब करता है। ये मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। वो जो स्टेटमेंट देता है वो भी सेक्शन 39 के अंदर नहीं देता है, क्योंकि सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस के बारे में प्रोविजन है, करेक्ट। उसमें लिखा है कि भाई आपको मंथली स्टेटमेंट देना है, एनुअल स्टेटमेंट देना है, तो उसके लिए जीएसटीआर 9 भी है। अब इसके अंदर क्या होगा? जो सेल्फ सर्टिफाइड है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या वो सबको देना है? नहीं 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 नहीं, वो सबको नहीं देना। किसको देना है? whose aggregate turnover during a financial year exceed 5 करोड़ रुपीज, उसको सेल्फ सर्टिफाई देना है अंडर फॉर्म जीएसटीआर 9C। अब इसके ऊपर तो लागू है नहीं, ठीक है। तो जीएसटीआर 9C उसको देना है सेल्फ सर्टिफाई स्टेटमेंट एलोंग विथ एनुअल रिटर्न। किसको देना? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो उसको ही देना है। कम है तो देना है क्या? नहीं।
केवल एनुअल रिटर्न दे दो, इसकी जरूरत नहीं है। डेट फ्रेम यही है। इसके अलावा इसके अंदर एक चेंज हो रहा है, आपको याद होगा पहले सेक्शन 44 के अंदर, जहां तक मेरे को याद है, कमिश्नर इनको एम्पावर भी किया गया था कि ड्यू डेट वो एक्सटेंड करेंगे। उनको एम्पावर किया गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो ड्यू डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अब जो इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है उसके अंदर ये पावर नहीं है, यानी कि कमिश्नर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो अगर जरूरत होगी तो गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, तो गवर्नमेंट करेगी, कमिश्नर नहीं कर सकता। तो इसमें अमेंडमेंट क्या है, वापस बोल रहा हूँ, जो सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 से रिलेटेड था कि भाई जो डिफरेंसेज हो गए इसके लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट दोगे। अब क्योंकि ऑडिट निकल चुकी है तो इसलिए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है। रिटर्न फॉर्म कौन सा है, जीएसटीआर 9। कंपोजिशन लेवी के लिए जीएसटीआर 9 है, इको के लिए जीएसटीआर 9B, और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसमें देंगे, 9C के अंदर। ठीक है। सेक्शन 47 लेवी ऑफ लेट फी, लेवी ऑफ लेट फी लेवी ऑफ लेट फी है ना। अब ये क्या है, ये लेट फी है ना, काफी ज्यादा थी, है अभी भी, मतलब थी नहीं मतलब है। तो ये क्या था कि भाई अगर सब सेक्शन 1 देखे सेक्शन 47 का, अगर आपने जीएसटीआर 1 टाइम पे फाइल नहीं किया है, सेक्शन 37 किससे रिलेटेड, जीएसटीआर 1, या 3B नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो आप अंडर सेक्शन 39, या फिर फाइनल रिटर्न। रिमेंबर सब सेक्शन 2 रिलेटेड है एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, करेक्ट। तो सेक्शन 44 के अंदर जो हम लोग एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं उससे रिलेटेड जो लेट फी है वो कहाँ प्रेस्क्राइब की गई है, सब सेक्शन 2 के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं सब सेक्शन 1 के अंदर। तो सब सेक्शन 1 के अंदर जीएसटीआर 1 अगर आप टाइम पे सबमिट नहीं करते हो, ड्यू डेट पे सबमिट नहीं करते हो या अंडर सेक्शन 39 जैसे जीएसटीआर 3B या फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 के अंदर अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपको कितनी लेट फी देनी है, 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज। 100 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम इज हाउ मच, 5000 रुपीज। नाउ दिस इज अंडर ओनली जीएसटी एक्ट। इक्वलेंट मैंने आपको क्या बोला, एचजीएसटी में भी है, और आईजीएसटी के अंदर क्या हो जाएगा, डबल, तो 200 रुपीज या 10,000 हो गया इन टोटल। अब आप सोचो यार, बेचारे का कोई टर्नओवर ही नहीं था, सेकंड वेव आई, बेचारा दुकान धंधा बंद करके बैठा है। ठीक है, अब उसने रिटर्न फाइल नहीं किया। नॉर्मली बंदे क्या सोचते हैं, आम आदमी क्या सोचता है, आप एक्सपर्ट हो, आम आदमी नहीं है, कॉमन बिजनेसमैन जो मतलब नॉर्मल बिजनेसमैन है वो नहीं है एक्सपर्ट। तो वो सोचता है कि बॉस मेरे को रिटर्न फाइल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं किया। इधर तो भाई साहब ने कुछ कमाया नहीं, लेकिन लेट फी तो लग गई, क्योंकि बिजनेस हो नहीं हो रिटर्न आपको फाइल करना है जीएसटी के अंदर, ये क्लियर है ना, क्लियर, मैं गलत तो नहीं बोला। तो उस बेचारे ने किया नहीं। अब हर महीने की उसके ऊपर 10,000 की लाइबिलिटी आ गई टोटो में, मैक्सिमम 200 रुपीज पर डे हो गए। तो कहीं ना गवर्नमेंट को भी लोगों ने समझाया कि भाई साहब थोड़ा राशनलाइज करो इस पेनल्टी को। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेट नोट पेनल्टी, सॉरी लेट फी, ठीक है, पेनल्टी दूसरी चीज हो जाती है, वो ऑफेंसेस के अंदर आ जाती है। तो लेट फी बेचारे ने ड्यू डेट पे सबमिट नहीं किया, तो लेट फी राशनलाइज। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि भाई जीएसटीआर 3B के लिए क्या किया, जो सेक्शन 39 के अंदर सबमिट करते हैं उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई 3 कैटेगरी हो गई। तो रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज नील, तो जीएसटी की लाइबिलिटी 0 है। तो जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, 250 रुपीज, क्योंकि क्यों लिखा हुआ है कि भाई जून 2021 ऑनवर्ड और क्वार्टर एंडिंग जून 2021 ऑनवर्ड, आपको ये पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ये मैक्सिमम याद रखना है। एज द केस में सेल स्टैंड वेव विच इज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3, तो इसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो वेव्ड ऑफ हो गया। तो मैक्सिमम कितनी है, 5,000 रुपीज है। तो मान लीजिए उसके ऊपर पेनल्टी सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 के हिसाब से उसने 60 डेज तक नहीं किया, तो हो गई पेनल्टी 5,000 अंडर जीएसटी एक्ट, करेक्ट, मैक्सिमम 100 रुपीज पर डे, करेक्ट। 60 डेज तक नहीं किया तो कितना हुआ, 6,000, मैक्सिमम कितनी है, 5,000, उसको पे करनी है, उसको पे करनी है।
तो अब उसके ऊपर क्या होगा कि भाई जीएसटी तुम्हारी लाइबिलिटी नील है, तो मैक्सिमम कितना हो गया 250 रुपीज। उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगा, जो 5000 पे करना, 4750 यानी जो डिफरेंस होगा वो वेव ऑफ कर दिया, तो ये उसको पेनल्टी पे करनी है। अगर उसका टर्नओवर ये है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो 1000 रुपीज। ओके, और मोर देन ₹1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ है, तो फिर 2500 रुपीज। तो ये मैक्सिमम पेनल्टी हो गई, ऊपर का अमाउंट वेव्ड ऑफ हो गया। थोड़ा टैक्स के अंदर प्रोविजन ऐसे डाला जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें क्या लिखा है, सेल स्टैंड वेव्ड ऑफ विच इज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3। तो इससे ऊपर का जो अमाउंट होगा वो वेव ऑफ हो जाएगा। तो छोटे व्यापारियों के ऊपर गवर्नमेंट ने जो लेट फी है उसको राशनलाइज कर दिया। ऐसे इन्होंने GSTR 1 के लिए भी किया है, ठीक है, ये GSTR 1 के लिए भी किया है। तो इसमें भी रजिस्टर्ड पर्सन हुए नील आउटवर्ड सप्लाई, बेचारे का धंधा ही नहीं है, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो 250 रुपीज मैक्सिमम। ये टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो 1000 रुपीज, और 1.5 करोड़ अप टू 5 करोड़ रुपीज है तो 2500 रुपीज। GSTR 4 किसके लिए कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए, कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। उसके लिए भी उसको भी तो दया दिखानी पड़ेगी ना। तो कंपोजिशन वाले तो ऐसे भी छोटे आदमी होते हैं, तो उधर भी क्या हो गया कि GSTR 4 इज नील, जहां लाइबिलिटी 0 है तो 250 अंडर GST एक्ट, और रजिस्टर बाय अदर देन दोज कवर्ड अंडर अबाउ तो 1000 रुपीज अंडर CG। फिर GSTR 7 बेसिकली टीडीएस वाले उनके लिए भी क्या किया, क्वांटम ऑफ लेट फी ये कर दिया 25 रुपीज फॉर एवरीडे ड्यूरिंग विच। ये तो घर के आदमी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले ही है, तो इनके ऊपर भी दया दिखाना जरूरी है। वो भी ऐसे भी छोटी मोटी डिले हो जाता है, तो 25 रुपीज पर डे। ओके, फेलर कंटिन्यू 100 विच एवर इज लोअर, ये इन्होंने कर दिया। तो ये अपना चैप्टर 13 रिटर्न भी हो गया। अब चैप्टर 14 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर GST। इसमें क्या है सर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपको देखने के लिए याद रखना है क्लोज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट डेफिनेशन। क्या है, 5 कंडीशन हमको देखनी पड़ती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के। मैंने याद कराया, आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या है, क्या है, पहला सप्लायर आउटसाइड इंडिया, सप्लायर आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट है, तो सप्लाई कहाँ होना चाहिए, इन इंडिया। रेसिपिएंट कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। और पेमेंट है वो किस में आना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, या इंडियन रुपीज में आ सकता है, RBI परमिट करती है। तो और 5वां कंडीशन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अब इसमें याद रखना सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई। फार्मा कंपनी गवर्नमेंट को एम्पावर करती है। फार्मा कंपनी के लिए उन्होंने क्या किया, सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट जो एम्पावर करती है गवर्नमेंट को। याद करो, फार्मा कंपनी के लिए क्या किया, रिसर्च के लिए। याद कर लो, नहीं तो जाके देख लो, भूलना मत, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। तो इंडिया में भी सर्विस प्रोवाइड की है तो भी उसका क्या माना जाएगा, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। मैं डिटेल में समझाया, तो मैं कल वो उस समय आपको याद दिला रहा हूँ। अब ये आपको मालूम है, क्योंकि ये मैंने, अगर आपके पास पुरानी बुक भी है मेरी, तो उसके अंदर भी ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल क्या था कि भाई एक तो ब्रांच ऑफिसर सिटी बैंक इंडिया सर्विस प्रोवाइड करती है, उसकी एक ब्रांच है सिंगापुर के अंदर, उसको सर्विस प्रोवाइड करती है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन ये एग्जम्प्ट होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जम्प्ट होने पे क्या नुकसान है कि बस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज व्हाट, जीरो रेटेड सप्लाई, तो यू आर गोइंग टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट, करेक्ट। अगर वो एग्जम्प्ट हमने चैप्टर 4 के अंदर देखा था, एग्जम्पशन के अंदर, याद करो, मेगा एग्जम्पशन लिस्ट के अंदर IGST की लिस्ट में देखा था ना कि अगर आप देते हो ये सर्विस तो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, लेकिन जियो रेटेड नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है कि लेकिन अगर कोई होल्डिंग कंपनी जैसे सब्सिडी क्यों देती है, तो ये दो अलग अलग एंटिटी है, तो क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगी, नहीं। तो इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का जो बेनिफिट है वो अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग कंपनियां हैं,
सब्सिडी होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को दे रही है, तो सिटी बैंक इंडिया होल्डिंग कंपनी है, मान लो सिटी बैंक सिंगापुर जो अलग एंटिटी है, जो सिंगापुर लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई है, और उसको सिटी बैंक इंडिया, सिटी बैंक सिंगापुर को सर्विस देती है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी, वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगी। ब्रांच है तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को मेन लेक्चर में समझाया। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, सीबीआईसी ने बोला कि बॉस जो अमित जैन पढ़ाता है वो सही है। तो अमित जैन ने ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बुक में, पुरानी बुक में भी दिया हुआ, 2 साल पहले की बुक में भी दिया हुआ, जिसके पास ये है। अब सीबीआईसी ने क्लेरिफाई कर दिया to this circular. A company incorporated in India and a body corporate incorporated by or under the law of a country outside India, which is also referred to as foreign company under Companies Act. So basically, incorporated in India and a body corporate incorporated by or under the law of a country outside India, यानी दूसरी कंट्री के लॉ के हिसाब से उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है जिसको हम फॉरेन कंपनी भी बोलते हैं अंडर कंपनीज एक्ट, are separate person under CGST Act and thus are separate legal entity. Accordingly, these two separate person would not be considered as merely establishment of a distinct person in accordance with explanation 1 of section 8. तो एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर हुआ, दूसरी का बाहर के जो फॉरेन कंट्री उसकी लॉ के हिसाब से हुआ, तो ये सेपरेट एंटिटी है। दीज आर नॉट कवर्ड अंडर डिस्टिंक्ट पर्सन। ये देखो, वुड नॉट बी कंसिडर, यानी कि अगर ये दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो यानी इंडियन एंटिटी ऐसी किसी कंपनी को देती है जो हो सकता है रिलेटेड पार्टी हो, लेकिन 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 उसका इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंट्री के लॉ के हिसाब से हुआ है, तो क्या होगा, वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगी, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो सकती है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द कंडीशन नाउ क्लेरिफाइड बाय द सीबीआईसी। लेकिन ये तो शायद आप लोगों को पहले ही मालूम था, क्योंकि अगर आपके पास 2 साल पुरानी भी बुक है तो उसमें भी दिया हुआ, मैंने जो पीडीएफ रिलीज किया उसमें भी ये एग्जांपल दिए हुए। ठीक है, तो सीबीआईसी हैज क्लेरिफाइड दिस। गुड गुड अमित जैन, तूने तो पहले समझा दिया था ये बात। चलो, रिफंड रिफंड रिफंड, अरे सर सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, चैप्टर 15 रिफंड। इसके अंदर अमेंडमेंट आना मतलब बहुत मुसीबत का काम है। अरे यार क्यों घबराते हो यार, ज़्यादा अमेंडमेंट है नहीं, ईजी अमेंडमेंट है, तो घबराओ मत, घबराने की बात नहीं है, एकदम ईजी अमेंडमेंट है। पहला, जब एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होती है तो हम लोग को एक बात मालूम है, तो गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी नॉट अलाउड। नॉट अलाउड एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी गवर्नमेंट पहले से डिस्करेज कर दी उसको एक्सपोर्ट को, तो उसके ऊपर वो रिफंड क्यों देगी भाई? एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी कर रही है तो उसके ऊपर रिफंड देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको वो एक्सपोर्ट करवाना ही नहीं है। करेक्ट, एक्सपोर्ट करवाना नहीं है, नहीं करवाना नहीं करवाना, वो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट उसके ऊपर लेवी कर रही है, इसका मतलब उसको एक्सपोर्ट नहीं करवाना, तो रिफंड तो देने का सवाल ही नहीं उठता। लॉजिकल। तो अब एक सर्कुलर आया, अब उसमें क्या है कि भाई क्वेश्चन ये था कि भाई साहब एक्सपोर्ट ड्यूटी सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है या कि सेकेंड शेड्यूल के अंदर, उसके अंदर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया नील रेटेड, नील रेटेड नोटिफाई कर लिया, या फिर गवर्नमेंट ने उसको फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया। सुनना मेरी बात, सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नील रेटेड करके रखा शेड्यूल 2 के अंदर। शेड्यूल 2 ही है ना, कस्टम के अंदर देखा था, चैप्टर 2 याद कर लो, चैप्टर 2 याद कर लो, चैप्टर 2 ही है ना, चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन, करेक्ट। तो कस्टम की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की नहीं, कस्टम की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर याद करो कि भाई 50 आइटम हमने देखे थे टोटल शेड्यूल 2 के अंदर, तो मान लो उसमें नील रेटेड है या गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया, तो अब क्वेश्चन आता है सीबीआईसी के सामने, सर आप रिफंड दोगे क्या अंडर से जीएसटी है? क्योंकि आपने तो बोला अगर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसेस रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, बट इफ सपोज इट इज नील रेटेड और गवर्नमेंट हैज exempted, then whether we are, exporter is asking CBIC whether we are eligible for refund or not. तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया, सीबीआईसी ने बोला इस पे मिल जाएगा, इफ यू आर नॉट सपोज टू एक्चुअली पे, बिकॉज अगर नील रेटेड है तो तुम
एक्चुअली तो कुछ भी पे नहीं करने वाले, और एग्जाम तो भी नहीं पे करने वाले, तो तुम लोग को सीजीएसटी एक्ट के अंदर रिफंड दे देंगे। खुश रहो, आबाद रहो, ठीक है। टाइम लिमिट विद इन विच रिफंड क्लेम कैन बी फाइल 2 years फ्रॉम रेलिवेंट डेट, 2 years फ्रॉम रेलिवेंट डेट। अब वो रेलिवेंट डेट में एक आप सर ने टेबल बनाई हुई है, वो आपको याद करनी है, तो वो आपने याद कर ली होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हो तो आपने ये याद कर लिया होगा, कर लिया होगा, कर लिया होगा। तो वो तो आपने याद कर लिया सर, याद कर लिया, याद कर लिया। अब सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या है, और सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या है, कि भाई गलती से हमने इंटर स्टेट मान लिया, लेकिन बाद में वो इंटर स्टेट निकला, तो क्या होता है, सेक्शन 77 क्या बोलता है कि भाई आप आईजीएसटी का पेमेंट करो, जो सीजीएसटी एचजीएसटी आपने पेमेंट की उसका रिफंड ले लो, आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना। और आईजीएसटी में भी ऐसा है कि आपने गलती से इंटर स्टेट माना, लेकिन वो एक्चुअल में इंटर स्टेट है, तो आपको क्या करना है, सीजीएसटी एचजीएसटी पे करो, आईजीएसटी का रिफंड ले लो, ठीक है। सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी में दिया हुआ सेम प्रोविजन, मुटाटिस मुटांडिस, करेक्ट, वो आपको याद रखना है। तो अब क्या करे सर, क्या करे, तो ये क्या हुआ है, इन्होंने बोला कि भाई ये जो सब्सिक्वेंटली हेल्ड लिखा हुआ है इसके अंदर, सेक्शन 77 के अंदर, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन कंसिडर बाय हिम टू बी एन इंटरस्टेट सप्लाई विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई, 2 साल के अंदर आप क्लेम कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई। तो जब आप सही टैक्स का पेमेंट करते हो, उससे 2 साल के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो, करेक्ट, ठीक है। 2 साल के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना है, ठीक है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये 24 सितंबर 2021 से एप्लीकेबल है। तो अगर मान लीजिए पहले से पीरियड रिलेटेड है, तो 2 साल जो काउंट होगा वो इस डेट से होगा। मान लो आपने पेमेंट किया अगस्त के अंदर, अगस्त पहले, ठीक है, तो उससे 2 साल काउंट होगा। अगस्त 21 में किया तो उधर से 2 साल होगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन की डेट क्या है, 24 सितंबर 2021, तो पहले से रिलेटेड केस है, तो जो 2 साल काउंट करना है वो इससे करना है। मान लीजिए 10 नवंबर 21 से रिलेटेड है, तो क्या होगा, 2 साल इस डेट से काउंट होगा, और 31 अगस्त 21 है, तो 24 सितंबर से आप 2 साल काउंट करोगे। चलो ये तो पहले मतलब ट्रांजिशन प्रोविजन हो गया कि भाई पहली बार तो हम लोग विथ इफेक्ट फ्रॉम इससे लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आया था सीबीआईसी के सामने कि भाई ये सब्सिक्वेंटली हेल्ड है, अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो एसएससी जो टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड पर्सन को खुद को गलती महसूस हो जाए, मालूम चल जाए कि भाई साहब ये तो इंटर स्टेट थी, मैंने गलती से इंटर स्टेट पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आईजीएसटी का पेमेंट करेगा और ये रिफंड एप्लीकेशन डाल देगा, 2 साल के अंदर उसको डालनी है, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए कोई असेसमेंट होता है, स्क्रूटनी होती है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑफिसर उसको बोलता है कि भाई साहब तूने ये गलती कर दी है, तो यहाँ टैक्स पेयर को मालूम नहीं चल रहा, रजिस्टर्ड पर्सन को मालूम नहीं चलता, यहाँ ऑफिसर उसको बता रहा है कि भाई ऑडिट इन्वेस्टिगेशन जब भी ऑडिट असेसमेंट है सर, कि भाई तूने ये गलती कर दी है, स्क्रूटनी है सबके अंदर, तो तू उसको करेक्ट कर। तो क्या ये केसेस भी शामिल होंगे, या केवल एसएससी को खुद को मालूम चले वो वाले केसेस ही शामिल होंगे? तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया दिस इज गोइंग टू इंक्लूड बोथ, is either subsequently found by taxpayer himself as interstate or interstate respectively, or where the interstate or interstate supply made by tax and subsequently found held as interstate or interstate respectively by the tax officer, दोनों शामिल है, तो इसके अंदर दोनों के अंदर वो रिफंड क्लेम कर सकता है, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल, proper officer or adjudication authority or appellate authority of A has held the transaction as an interstate supply, and accordingly A has paid the IGST in respect of the said transaction on 10/11/2022। तो अब जो 2 साल है आपने ये पेमेंट किया, पेमेंट ऑफ टैक्स, करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, इससे 2 साल काउंट होगा, तो यानी ये एप्लीकेशन कब तक दे सकता है, 9/11/2024 तक, ओके, इस डेट तक वो दे सकता है। क्लियर, ओके। नाउ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिफंड क्लेम रूल 90 के अंदर अमेंडमेंट है, उसके अंदर पहले इंसर्ट किया गया है द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम, तो ये इंसर्ट है प्रोविजन,
in prescribed form till the date of communication of the deficiency in prescribed form by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years as specified under subsection 1 of section 54 in respect of any such fresh claim, refund claim filed by the applicant after rectification of the deficiencies. मान लीजिए आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने रिफंड एप्लीकेशन दी, आपको रेलिवेंट डेट से 2 साल के अंदर रिफंड एप्लीकेशन देनी, 2 साल के अंदर देनी है ना, ठीक है। तो यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन within 2 years from the relevant date. You people are aware about this, correct? You are aware about this or not? Yes sir, we are aware. तभी तो हम आपका अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई पूरी कर ली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर पढ़ाई पूरी नहीं की है तो अमेंडमेंट लेक्चर मत देखो, पहले मेन लेक्चर देख लो, मेन बुक कर लो, उसके बाद अमेंडमेंट लेक्चर देगा, नहीं तो सब ऊपर से निकलेगा, फिर बोलोगे अरे सर ने क्या समझाया। ठीक है, तो अमेंडमेंट लेक्चर देख लो। बहुत खुशी की बात है कि तो आप लोगों ने पढ़ाई पूरी कर ली। चलो, तो क्या करे सर, पल्ले नहीं पड़ा। आप क्या बोल रहे हो, मैंने समझाया कहाँ जो पल्ले पड़ेगा, समझाने तो दो। तो आपको 2 साल के अंदर रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है, रेलिवेंट है। अब आपको मालूम है अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो ऑफिसर क्या इश्यू करेगा, डेफिशिएंसी मेमो, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म में होगा। अब डेफिशिएंसी हो गया तो आपको वापस सबमिट करना पड़ेगा, करेक्ट, सबमिट करना पड़ेगा। तो उसको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, करेक्ट, उसको फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अगर ऑफिसर कम्युनिकेट करता है कि भैया तेरी एप्लीकेशन जो है उसमें डेफिशिएंसी है, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि मान लो लिमिटेशन पीरियड क्या है, 2 साल, 2 साल लिमिटेशन पीरियड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 साल के बाद आप एप्लीकेशन फाइल नहीं करते तो इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेशन पीरियड, की आपको एप्लीकेशन 2 साल में फाइल करनी पड़ती है। लिमिटेशन पीरियड ओवर होते ही, लिमिटेशन पीरियड लग गया तो फिर क्या हो गया, टाइम बार्ड, उसके बाद एप्लीकेशन फाइल नहीं कर। तो 2 साल मान लो उस बंदे ने एप्लीकेशन फाइल की 23 मंथ 25 डेज के, ठीक है। अब ऑफिसर उसको 10 दिन बाद कम्युनिकेट करता है कि भाई ये तेरी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है। अब ये फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन देगा तो ये 10 दिन बाद इसको कम्युनिकेट करेगा। 2 साल तो कंप्लीट हो चुके, 23 मंथ 25 डेज पे ये बंदा देता है, ऑफिसर इसको 10 दिन बाद कम्युनिकेट करता है, तो 24 मंथ कंप्लीटेड, बेसिकली 2 years कंप्लीटेड, इट मीन्स ही कैन नॉट नाउ सबमिट द फ्रेश एप्लीकेशन, टाइम बार्ड हो गया। तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा गलत है, जस्टिफाइबल लगता है कि नहीं? तो अब ये इन्होंने, गवर्नमेंट ने भी ये बात समझी, उन्होंने बोला ठीक है यार, जो ये पीरियड है इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। तो व्हाट दे आर गोइंग टू एक्सक्लूड, दैट टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम इन प्रेस्क्राइब फॉर्म टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 2 years टाइम पीरियड। तो बेसिकली हमारे एग्जाम्पल में ये 10 दिन काउंट नहीं होंगे जो ऑफिसर ने लिया है डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करने के। So from the date of filing of application till the date of issuing the deficiency memo is not going to be included in counting those 2 years. तो अब ये फाइल कर सकता है क्योंकि ये 2 years कंप्लीट नहीं हुआ। पहले क्या हो रहा था कि भाई ये फाइल ही नहीं कर सकता क्योंकि 10 दिन उसने लिए, 2 साल कंप्लीट हो गया, फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा बंदा, क्योंकि 2 साल कंप्लीट हो गया रेलिवेंट डेट से। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये एक्सक्लूड करेंगे जो कम्युनिकेशन के लिए किया गया। इसके अलावा और अमेंडमेंट भी है। क्या अमेंडमेंट है, एक बार आपने रिटर्न एप्लीकेशन कर दी तो सलमान खान मूवी में क्या बोलता है, एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं किसी की नहीं सुनता, करेक्ट। तो गवर्नमेंट भी थी, तुमने एक बार रिटर्न रिफंड एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो तुम कुछ नहीं कर सकते, विड्रॉ भी नहीं कर सकते। फिर लोगों ने बोला कि भाई इतना मत करो, थोड़ा बहुत ऑप्शन दिया करो, बी फ्लेक्सिबल, डोंट बी रिजिड, डोंट बी रिजिड। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है यार, तुम्हारी सुनी, चलो एक प्रोविजन तुम्हारे लिए भी, तुम भी क्या याद रखोगे, इंसर्ट करता हूं। द एप्लीकेंट में एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन प्रेस्क्राइब फॉर्म और फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन प्रेस्क्राइब फॉर्म और पेमेंट ऑर्डर इन प्रेस्क्राइब फॉर्म और रिफंड विथहेल्ड ऑर्डर इन प्रेस्क्राइब फॉर्म और नोटिस इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, ठीक है, इसके पहले
मतलब ये सब होने के पहले, चाहे पेमेंट ऑर्डर या रिफंड, प्रोविजनल रिफंड या पूरा रिफंड जो भी वो प्रोसेस कर रहे हैं या वो विथहेल्ड का करते हैं, उसके पहले अगर कोई बंदा चाहे जिसने रिफंड एप्लीकेशन यानी रजिस्टर पर्सन ने रिफंड एप्लीकेशन डाली है, ठीक है, तो वो विड्रॉ कर सकता है। जो टैक्स पेयर है उसने एप्लीकेशन डाली है वो विड्रॉ कर सकता है। प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इशू नहीं हुआ या फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इशू नहीं हुआ या पेमेंट ऑर्डर इशू नहीं हुआ है या रिफंड विथहेल्ड ऑर्डर इशू नहीं हुआ है या नोटिस इशू नहीं हुआ, तो उसको ऑप्शन दिया गया कि भाई जो रिफंड एप्लीकेशन तुरंत डाली तो वो विड्रॉ कर ले, ऑफिसर को भी काम नहीं करना पड़े यार, ठीक है, तो तू विड्रॉ कर सकता। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब जो एप्लीकेंट है उसको ऑप्शन दे दिया गया है कि बस जो तूने रिफंड की एप्लीकेशन डाली है वो तू विड्रॉ कर सकता है। ओके, जैसे ही वो विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई अमाउंट डेबिट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैश लेजर में, जैसे ही आप रिफंड करते हो अनयूटिलाइज आईटीसी का करते हो, ठीक है, आपने रिफंड अप्लाई किया तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ये मैंने आपको समझाया। इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर से आप रिफंड अप्लाई करते हो तो क्या होगा, जैसे आप अप्लाई करोगे वो डेबिट हो जाएगा। तो अब जब आप विड्रॉ कर रहे हो तो वापस क्रेडिट बैक तो करो, तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे उसने विड्रॉ किया तो जो पहले डेबिट हुआ था वो क्या होगा, क्रेडिटेड बैक टू द रेस्पेक्टिव लेजर। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अगर आपने अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम किया तो वो वापस क्रेडिट बैक हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 1 लाख रुपए का बैलेंस था, कितना था 1 लाख रुपए, छोटा अमाउंट हम नहीं लेते, 50,000 का आपने एप्लीकेशन दी तो डेबिट हो गया। अब आप विड्रॉ कर रहे हो एप्लीकेशन तो जो डेबिट है वापस क्रेडिट होगा ना, तभी तो आपका बैलेंस वापस 1 लाख हो गया। अरे सर हम तो अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट है, तो मैं फिर समझा क्यों रहा हूँ, मेरे को भी मालूम है आपको मेरे से ज्यादा आती है, ठीक है। चलो, अब ऑर्डर ऑफ रिफंड, रीड विथ रूल 92 सेक्शन 54 सब सेक्शन 5(7), रीड विथ रूल 92। अब क्या था, पहले क्या हो रहा था कि जो आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में अगर आपका फुल्ली जो रिफंड है वो एडजस्ट होता था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म था, पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी आरएफडी 07, उसके अंदर ऑफिसर क्या करता था, वो बेसिकली इसके अंदर ऑर्डर इशू करता था। तो एक उन्होंने सेपरेट फॉर्म बना के रखा था कि भाई अगर पूरा अमाउंट एडजस्ट हो गया तो आप इसमें इशू करोगे। अब इन्होंने ऑमिट कर दिया, बोला भाई अलग से फॉर्मेलिटी क्यों करने का, ऐसे भी उसमें फंक्शनलिटी में भी इशू हो रहा था इनके जीएसटी के पोर्टल के ऊपर, तो इसलिए इन्होंने डिलीट कर दिया, ऑमिट कर दिया। बोला बस अब अलग से ऑर्डर, अलग से फॉर्म नहीं होगा उसका, ठीक है। तो इन्होंने इसको पैरा को ऑमिट कर दिया कि पूरा जहां एडजस्ट हो रहा वहां ये ऑर्डर इसमें इशू होगा। उन्होंने क्या किया कि भाई नो मोर ऑर्डर इज गोइंग टू बी इशूड, ओके, इन दिस फॉर्म। Proviso to Rule 92 has been inserted to provide that where the proper office of the commission certified the refund is no longer liable to be withheld, तो जहां रिफंड नॉट लाइबल टू बी विथहेल्ड है उधर वो क्या करेगा, पहले वो रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड करेगा। पहले रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड तो उसने विथहेल्ड कर लिया, अब उसको लगता है कि भाई नहीं 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 नहीं, पहले उसने ऑर्डर पास किया कि विथहेल्ड करो, अब उसको लगता है कि नहीं 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 ये विथहेल्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी XYZ रीजन होता है या कोई जिस वजह से उसने किया था वो वजह ही नहीं रहती है, तो वो क्या करेगा, पहले वो ऑर्डर पास करेगा रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड। तो ये इंसर्ट किया और इससे रिलेटेड ही ये इन्होंने इधर अमेंडमेंट कर दिया। द सेड सब रूल हैज बीन अमेंडेड, नाउ द कंसर्न जुरिडिक्शन ऑफिसर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट पास एन ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड। तो जहां रिफंड उन्होंने विथहेल्ड किया पहले वो क्या करेगा, रिलीज ऑफ, जब विथहेल्ड अब जरूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, रिलीज ऑफ, पहले वो ऑर्डर पास करता है विथहेल्ड कि रिफंड तुम्हारा विथहेल्ड किया जाता है, उसके बाद अगर मान लो वो जरूरत खत्म हो जाती है तो वो क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा कि भाई जो विथहेल्ड मैंने किया था उसको अब मैं रिलीज करता हूँ, उस ऑर्डर को मतलब बेसिकली नलिफाई करता हूँ। देन ही इज गोइंग टू इशू refund sanction order in case of applicant who become entitled to refund withheld which was withheld earlier, okay। तो ये रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया। चैप्टर 16 जॉब वर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई इसमें जो स्टेटमेंट है जो फॉर्म जीएसटी आईटी से 04 जो क्वार्टरली था अब क्या हो गया, वो एनुअल हाफ ईयरली बेसिस पे हो गया। ये हमने चैप्टर 8 ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ देख लिया था, तो वापस देखने की जरूरत नहीं है। अब चैप्टर 24 मिसलेनियस प्रोविजन, इसके अंदर अमेंडमेंट है, हालांकि ये अमेंडमेंट मैंने जहां तक मेरे को याद है आईसीआई के अंदर कवर नहीं है,
ठीक है, आईसीआई के अंदर कवर नहीं, मैं बुक पहले रिलीज करता हूँ तो सॉरी, थोड़ा हो सकता है ज़्यादा कम हो जाता है कभी कभी। तो सेक्शन 168A बेसिकली क्या करता है, गवर्नमेंट को एम्पावर करता है एक्सटेंडिंग द टाइम लाइन फ्रेम इन स्पेशल सर्कमटेंसेज। ये कब एक गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया था, फिर बाद में पार्लियामेंट में भी क्लियर हुआ। क्यों हुआ था, जब वो 2 साल पहले कोरोना आया था तो गवर्नमेंट के पास कुछ पावर नहीं था, तो ड्यू डेट एक्सटेंड कैसे करेंगे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो गवर्नमेंट ने फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू ये सेक्शन इंसर्ट किया था। बाद में पार्लियामेंट में भी ये पास हो गया। तो मतलब कोई फायर है, फ्लड है, साइक्लोन है कहीं, ठीक है, रेस्पेक्टिव जैसे तमिलनाडु के अंदर साइक्लोन आ गया, बेचारा कैसे कोई रिटर्न विटर्न फाइल करेगा, तो ड्यू डेट एक्सटेंड करनी पड़ सकती है। तो ये सेक्शन 168 क्या करता है, सेक्शन 168 एम्पावर द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर क्या है कि एक सर्कुलर सीबीआईसी ने इश्यू किया है। अब अगर आपको याद होगा कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 27/4/2021 लिमिटेशन, तो जो लिमिटेशन पीरियड है उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया था सभी लोग के लिए। उन्होंने बोला भैया कोरोना है, लॉकडाउन लगता है, तो जो लोग किसी भी एक्ट के अंदर लिमिटेशन जो एप्लीकेबल होता है, केवल जीएसटी रेस्पेक्टिव नहीं था ये, मतलब जीएसटी लॉ से रेस्पेक्टिव नहीं था, इट रेस्पेक्ट टू ऑल द लॉ, ठीक है, इन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला वो लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं दिया होगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि भाई अब नॉर्मल सर्कमटेंसेज है, कोरोना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई ये सबके ऊपर लागू हो गया कि जीएसटी के अंदर, तो इन्होंने बोला कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली जो डिसीजन है, ओके, दैट अप्लाइज टू क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल मैटर, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। इसलिए इन्होंने बोला कि भाई जो प्रोसीडिंग्स होती है, जैसे ऑफिसर असेसमेंट ये सब करता है, रिफंड की एप्लीकेशन प्रोसेस करता है, तो क्या उसके ऊपर भी ये लागू होगा कि कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, मतलब वो भी एक्सटेंड हो गई है। तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया, फॉर एनी कंप्लाइंस एंड प्रोसीडिंग येट टू बी डन और इनिशिएटेड ऑन द टैक्स पेयर बाय असेसिंग ऑफिसर, द टाइम विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द लॉ। तो जो भी जीएसटी लॉ में है उसके हिसाब से होगा, और जो सीबीआईसी नोटिफिकेशन इशू किया उसके हिसाब से होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा काफी बार क्या होता है, जीएसटी असेसिंग ऑफिसर कैन हियर एंड डिस्पोज ऑफ एनी क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग एज पर द टाइम फ्रेम मेंशन इन द एक्ट, ओके, जीएसटी एक्ट, जीएसटी एक्ट लाइक, एंड द सीबीआईसी नोटिफिकेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके ऊपर भी एससी ऑर्डर नहीं अप्लाई होगा। जैसे मान लो रिवोकेशन है ऑफ कैंसिल रजिस्ट्रेशन, तो उसमें भी टाइम फ्रेम है, एजुकेशन प्रोसीडिंग ऑफ डिमांड नोटिस, डिस्पोज ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एप्लीकेबल, जैसे मान लो कोई अपीलेट है ये सब है, उसके ऊपर एप्लीकेबल ये होगा, ओके। तो ये सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया। चलिए चलिए, यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट। अब जंप करते हैं पार्ट 2 के ऊपर, अमेंडमेंट इन कस्टम एंड एफटीपी। अमेंडमेंट इन कस्टम एंड एफटीपी, आपको चाहिए तो आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ओके, वीडियो को स्टॉप करके 5 मिनट का ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए सब कुछ, उसके बाद ये आप वीडियो देखिए। चलिए अब कस्टम के अमेंडमेंट डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1, लेवी ऑफ एन एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। सेक्शन 2 ऑफ कस्टम एक्ट के अंदर एक क्लोज इंसर्ट किया गया, क्लोज 7B, कॉमन पोर्टल मीन्स द कॉमन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल रेफर टू इन सेक्शन 154C। जीएसटी के अंदर तो कॉमन पोर्टल आप लोग जानते हो, तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिमिलर कंसेप्ट इधर लेके आ रही है, ओके। तो ये डेफिनेशन आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, कॉमन पोर्टल जैसे कि जीएसटी के अंदर। सेक्शन 25 के अंदर अमेंडमेंट है, बेसिकली इंसर्ट किया गया है प्रोविजन, वेयर एनी एग्जम्पशन इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। सेक्शन 25 किससे रिलेटेड है, एग्जम्पशन से रिलेटेड है, ओके। सो वेयर एनी एग्जम्पशन इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, such exemption shall, unless otherwise specified or varied or rescinded, be valid up to 31st day of March following immediately after 2 years from the date of such grant or variation। अब इसका मतलब क्या, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने डिफॉल्ट वैलिडिटी पीरियड स्पेसिफाई कर दी है सेक्शन 25 के अंदर। तो सेक्शन 25 बेसिकली क्या करता है, एग्जम्पशन, करेक्ट, एग्जम्पशन के बारे में बात करता है, जनरल एग्जम्पशन एंड
स्पेसिफिक एग्जम्पशन, करेक्ट, यही बात करता है ना। तो अब मान लीजिए कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करती है, अगर वो मान लीजिए नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली डेट मेंशन है कि भाई इतने टाइम पीरियड के लिए, तो वो वैलिड होगा उस हिसाब से। अगर नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि भाई ये 1 साल के लिए एग्जम्पशन है, ये जो भी है उन्होंने टाइम पीरियड नोटिफिकेशन में इशू कर दिया है, ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में, तो उसके हिसाब से जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया है तो वो उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया, ओके, स्पेसिफाई नहीं किया गया तो क्या होगा, तो ये बोल रहा वेयर एनी एग्जाम्पशन ग्रांटेड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन सच एग्जाम्पशन सेल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड और वेराइड और रिसेंडेंट, यानी कि अगर विड्रॉ भी कर लिया, पहले विड्रॉ कर लिया, उन्होंने पीरियड स्पेसिफाई किया, या फिर उसको मान लीजिए 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया, तो उस हिसाब से एग्जाम्पशन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन में एग्जाम्पशन का टाइम पीरियड दिया हुआ है, मान लीजिए गवर्नमेंट उसको पहले विड्रॉ कर लेती है, टाइम पीरियड नहीं भी दिया हुआ पहले विड्रॉ कर लेती है, तो उस हिसाब से वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन कब तक एप्लीकेबल होगा, जब तक वो विड्रॉ नहीं करते। तो इसमें दो केस हो गए, पहले कि उन्होंने पीरियड लिखा है तो उस पीरियड तक वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन वैलिड होगा, करेक्ट, तो सिंपल लॉजिकल है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई मान लीजिए कुछ पीरियड लिखा हुआ ही नहीं है, तब यहां ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो गया कि 31st डे ऑफ मार्च, तो मान लीजिए कोई उन्होंने इशू किया अमेंडमेंट, नहीं अमेंडमेंट नहीं सॉरी, नोटिफिकेशन इशू किया अंडर सेक्शन 25 किसी चीज को एग्जम्प्ट करते हुए, मान लीजिए कोई भी डेट ले लेते हैं, 1 जनवरी 2022 को उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया और बोला कि भाई ये हम एग्जम्पशन दे रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी वैलिड अप टू 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ग्रांट। उसमें कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो ये 2 years कब कंप्लीट होगा, 2 years कंप्लीट होता है बेसिकली 24 में होगा, ठीक है, 24 1 जनवरी लिखा है तो 31 दिसंबर 23 को हो जाएगा। तो उसके बाद जो आएगा मार्च, ठीक है, तो जब तक ये नोटिफिकेशन वैलिड होगा, यानी 31 मार्च 2024 तक ये वैलिड होगा। तो अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई है तो उसके हिसाब से, अगर कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है किसी नोटिफिकेशन में कोई एग्जाम्पशन का, तो ये बेसिकली उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड हो जाएगा नोटिफिकेशन का उस एग्जाम्पशन का। या ऐसा हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन इश्यू किया 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया, तो वो फिर यहां तक वैलिड नहीं होगा, उन्होंने गवर्नमेंट ने पहले विड्रॉ कर लिया, तो वो टाइम पीरियड, ओके क्लियर। तो बहुत ही सिंपल ये अमेंडमेंट है, ओके। चैप्टर 2 के अंदर टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर पहले उन्होंने बोला कि बॉस आपको मालूम है बहुत लफड़ा हो चुका है फार्मर का प्रोटेस्ट के लिए, तो इसलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस उन्होंने न्यू इम्पोज किया है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इट इज ओनली गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इम्पोर्ट। तो AIDC ये इन्होंने लेवी किया है कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर, सबके ऊपर नहीं है, स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर, ठीक है, काबुली चना, कोल, यूरिया, सिल्वर, सिल्वर डोर, गोल्ड, ओके, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। बेसिकली ये सेस वो क्यों कलेक्ट करना चाहते हैं कि जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलप किया जा सके। तो जब भी क्वेश्चन में ये आए तो आपको ये लेवी करना है, ओके, ये लेवी करना है, बस ये सिंपल सा है। स्पेसिफाइड गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कि वी आर गोइंग टू नोटिफाई, पर्सन आर आल्सो सपोज टू पे AIDC, जो भी बाकी कस्टम ड्यूटीज है उसके अलावा ये भी पे करेगा। और ये किस लिए गवर्नमेंट ले रही है, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेट से रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग मालूम है हाईवे बन रहा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज 3 तरह की ड्यूटीज होती है, कौन कौन सी भैया, मैं तो भूल ही गया, आपको याद है क्या प्रोटेक्टिव ड्यूटीज कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है बॉस? एक तो सेक्शन 8B के अंदर लगती है, वो कौन सी है, सेफगार्ड ड्यूटी। फिर सेक्शन 9 के अंदर भी होती है, क्या होती है भैया,
सीवीडी होती है ना, सीवीडी काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। उसके अलावा सेक्शन 9A के अंदर क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ओके, 3 तरह की ड्यूटी होती है। तो ये जो है, अगर आप देखोगे ये पूरा अमेंडमेंट नहीं है। जो मेरी नई बुक के अंदर जो सेक्शन 8B, सेक्शन 9 या 9A के अंदर जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इम्प्रोवाइज किया है, तो वो मैंने टेक्स्ट जो नई बुक है जो मई 22 की है, वो ऐसे की ऐसी कॉपी कर दी है। तो ये अमेंडमेंट नहीं है, मैंने इधर लिखा भी है, आई हैव गिवन बिलो एंटायर टेक्स्ट ऑफ मई 2022 बुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो मैंने पूरा का पूरा टेक्स्ट कर रहा है, ये कॉपी पेस्ट कर दिया मई 22 बुक से। तो अगर आप नवंबर 21 की बुक यूज करते हो तो उसको रिप्लेस कर दीजिए नवंबर 21 की बुक में। ये जो सेक्शन 8B है, सेक्शन 9 है, इसको आप डिलीट करिए, ये प्रिंट आउट लीजिए, इसको चिपका दीजिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब अमेंडमेंट क्या है, 8B के अंदर कुछ भी नहीं है सेफगार्ड ड्यूटीज के अंदर। 9 के अंदर और 9B के अंदर बेसिकली कॉमन अमेंडमेंट आप बोल सकते हो, दोनों में कॉमन अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो रिवोक कर लेती है टेम्पररी, तो इफ सपोज गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिवोक टेम्पररी, ठीक है, तो ये क्या होगा, द पीरियड ऑफ सच रिवोकेशन शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर एट ए टाइम। तो ये पहला अमेंडमेंट है, ठीक है। हमने एंटी सर्कमवेंशन मेजर देखा था, तो गवर्नमेंट ने इसमें बोला है, क्या अमेंडमेंट किया, वो बोल रही है बेसिकली जो एंटी सर्कमवेंशन मेजर है, ये नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। तो मतलब इससे पहले वो इम्पोज नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी है उसके पहले वो इम्पोज नहीं करेगी, इससे पहले इम्पोज नहीं कर सकती, ये इसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया। तो इट में एक्सटेंड द काउंटरवेयर ड्यूटी टू सच अदर आर्टिकल आल्सो फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी। उससे पहले के पीरियड के लिए ये इम्पोज नहीं कर सकती, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, तो क्या होता है कि कई बार जब ड्यूटी लग जाती है तो सामने वाला भी स्मार्ट होता है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, वो क्या कर सकता है, ही कैन एब्जॉर्ब दैट ड्यूटी, जिससे कि जो इम्पैक्ट है ड्यूटी का वो नल्लीफाई हो जाए, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज सेड टू हैव टेकन प्लेस if there is a decrease in the export price of an article without any commensurate change in the resale price of India of such article imported from the exporting country or territory, or under such circumstances age may be provided by rules। ओके, तो जिससे कि बेसिकली क्या होता है कि जो ड्यूटी लग रही है उसको नल्लीफाई करने, उसका इम्पैक्ट नल्लीफाई करने के लिए इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट ड्यूटी लगा रही है उसका इम्पैक्ट जीरो हो जाए। तो गवर्नमेंट जब इंक्वायरी करेगी, ओके, उसको लगता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, यानी जो ड्यूटी हमने लेवी की है उसको एब्जॉर्ब कर लिया बंदे ने, तो क्या करेगी वो, तो बेसिकली ये ड्यूटी उसकी इनफेक्टिव हो गई, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रही है लेकिन इनफेक्टिव हो गई, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेंजर हो गया क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो गवर्नमेंट ने 20 रुपीज ड्यूटी लगाई, मान लीजिए किसी एग्जाम्पल के अंदर, तो 20 रुपीज ड्यूटी लगाई, तो उसने क्या किया, उसने 20 रुपीज प्राइस कम कर दिया, तो ये ड्यूटी का जो इम्पैक्ट है वो नल्लीफाई हो गया ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इट में मॉडिफाई जस्ट ड्यूटी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सच एब्जॉर्प्शन। तो उस एब्जॉर्प्शन जो उसने एक्सपोर्टर ने कर दिया, जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ने 20 रुपए ड्यूटी लगाई, उसने क्या किया, 20 रुपए प्राइस कम कर दिया जिससे कि ड्यूटी का इफेक्ट नहीं रहे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, भैया ठीक है तूने एब्जॉर्ब किया तो मैं भी मॉडिफाई करती हूँ, बट ये भी कब नहीं कर सकती, नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी। तो जब वो इंक्वायरी इनिशिएट करती है उसके पहले वो लेवी नहीं कर सकती, ओके। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, इस मामले में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बेसिकली जब इंपोर्ट कौन कर रहा है, ईओयू कर रहा है या एससीजेड यूनिट कर रही है, ओके। तो जब ईओयू या एससीजेड यूनिट कर रही है, 100% एससीजेड यूनिट, ओके, तो पहले क्या हो रहा था, पहले मैं आपको टेबल से समझाता हूँ, ठीक है। पहले क्या हो रहा था अमेंडमेंट के पहले, और अभी क्या हो रहा है, छोटा हो गया ज्यादा, कहाँ गया पेन, चलो जाने दीजिए, मैं इसमें समझा देता हूँ।
चलो इसमें कभी यूज कर लेते हैं एक बार। तो पहले क्या हो रहा था, एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला मेरे को चाहिए, ये चलो ये ले यूज कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर पहले क्या हो रहा था, पहले ये बता दो। तो SCZ यूनिट और 100% EOU, तीन तरह की अपने ड्यूटी होती है। मान लीजिए ये इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तो क्या हो गया, सबसे पहले आता है सेक्शन 8B सेफगार्ड ड्यूटी, फिर आता है 9 CVD, फिर आता है 9E, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, करेक्ट। अब इसके अंदर क्या हो रहा था कि अगर मान लीजिए ये जब इंपोर्ट करते थे, ये इंपोर्ट करते थे, तो क्या होता था कि इनके ऊपर ये क्लियर करते थे, इंपोर्टेड गुड्स क्लियर टू किसको, DTA डोमेस्टिक टैरिफ यूनिट को। तो डोमेस्टिक टैरिफ यूनिट को ये क्लियर करते थे। तो 8B के अंदर क्या होता है, सेफगार्ड ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, यस यस, ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी दोनों में यस यस थी पहले, अमेंडमेंट के पहले। लेकिन यहां क्या हो रहा था, जो 9 है बेसिकली जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, ओके, उसके अंदर नो नो था। मतलब यहाँ ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना था। SCZ यूनिट या 100% EOU अगर डोमेस्टिक टैरिफ के अंदर इंपोर्ट करके क्लियर करती थी, तो उनको ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना था। ओके, इधर क्या था, इधर नो था SCZ के लिए, लेकिन यहाँ यस था। अब इन्होंने क्या किया कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उन्होंने बोला अमेंडमेंट करके, बॉस अगर तुम लोग इंपोर्ट करते हो डोमेस्टिक टैरिफ यूनिट में, बेसिकली वो इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी क्यों नहीं लगाते कि भाई ये SCZ है, 100% EOU है, जैसे मैंने आपको मेन लेक्चर में बोला था कि ये वापस एक्सपोर्ट करेंगे, तो अगर ये कम पे इंपोर्ट कर दे तो इनकी प्राइस कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट प्राइस के कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट लेवी नहीं करती थी। लेकिन अगर वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में दे देते हैं तो ड्यूटी लगनी चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अब इधर यस कर दो, इधर यस कर दो, और इधर तो यस होगा ही, ये तो पहले से यस था। तो सेफगार्ड ड्यूटी तो लगती थी, लेकिन यहाँ इनको कहीं ना कहीं SCZ को इनको बेनिफिट मिल रहा था EOU को, तो वो उन्होंने बेनिफिट बोल दिया, बोला नहीं भाई ये बंद हो गया। तो अब ये इन्होंने अमेंडमेंट करके क्या बोला कि भाई साहब तुमको पे करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा अगर तुम डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेच रहे हो माल को, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट है। आपको ये याद रखना, डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी खास तौर पे याद रखना, जैसे एंटी एब्जॉर्प्शन ड्यूटी लगेगी अगर वो नलीफाई करने के लिए, इनइफेक्टिव करने के लिए, अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सपोर्टर, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, उसके ड्यूटी को मॉडिफाई करेगी, जिससे कि जो इनइफेक्टिव हुआ है वो वापस बोलेगी भाई तूने इनइफेक्टिव किया तो मैं तेरा एब्जॉर्प्शन इनइफेक्टिव कर देती हूँ, तूने 20 रुपये कम किया तो मैं 20 रुपया वापस और लगा रही हूँ, चलो मजे करो तुम भी। तो वो डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी के पहले नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, और इसके लिए और ये भी याद रखना है कि भाई ये अगर रिवोक हुआ है तो क्या होगा, विल नॉट एक्सीड 1 ईयर एट ए टाइम। तो सिमिलर जो अमेंडमेंट है वो यहाँ भी है, 9A के अंदर भी, एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर भी यही है अमेंडमेंट। ये देखो, एब्जॉर्प्शन में एंटी डंपिंग ड्यूटी, और फिर ये SCZ वाला तो सेम है। और इसमें इन्होंने क्लेरिफाई भी कर दिया एक और कि भाई 5 ईयर्स है, ये एक अच्छा काम कर दिया कि इन्होंने 5 ईयर्स है, और टेम्पररी रिवोक किया तो 1 ईयर, तो यहाँ ये भी इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, ठीक है। चलिए ये हो गया चैप्टर 2। चैप्टर 5 इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट को पैसा पहले चाहिए, तो गवर्नमेंट में क्या था कि पहले जो सेक्शन 46 है उसके अंदर टाइम पीरियड कब क्या था, बिल ऑफ एंट्री सबमिट करने का। तो बिल ऑफ एंट्री सबमिट करने का टाइम पीरियड कब था कि बेसिकली पहले क्या होता था कि जब भी वो गुड्स आया है, ओके, उसके विद इन 1 डे, मतलब जो सब्सिक्वेंट डे है तब तक आपको सबमिट करना था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि बेसिकली उसको एडवांसमेंट कर दिया है, एडवांस कर दिया, मतलब आपको पहले अब सबमिट करना है। तो अब क्या करना है, द इंपोर्टर शेल प्रेजेंट द बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे प्रेसिडिंग द डे on which the aircraft vessel vehicle carrying the goods arrive at a custom station at which such goods are to be cleared for home consumption or warehousing, ठीक है। तो वो अब जब गुड्स आने वाला है उसके एक दिन पहले इंक्लूडिंग हॉलीडे, अगर हॉलीडे है तो भी उसको सबमिट करना है बिल ऑफ एंट्री। पहले क्या होता था, सब्सिक्वेंट डे हुआ करता था, क्या होता था पहले, क्या होता था सब्सिक्वेंट डे होता था। तो बेसिकली इन्होंने एडवांस कर दिया बाय 2 डेज,
और इसमें हॉलीडे भी शामिल कर दिया है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट को टैक्स पहले चाहिए, पहले चाहिए, पहले चाहिए, इसलिए इन्होंने एडवांस कर दिया। द प्रोविजो टू सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 प्रोवाइड दैट द बोर्ड में इन सच केसेस इट में डिम फिट prescribe different time limit for presentation of bill of entry which shall not be later than the end of the day of such arrival। तो ये गवर्नमेंट बेसिकली बोर्ड को एम्पावर करता है। ठीक है, तो यहाँ अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट का इम्पैक्ट क्या है कि इन्होंने 2 दिन एडवांस कर दिया। अब जब आने वाला उसके 1 दिन पहले कर दो इंक्लूडिंग हॉलीडे। ठीक है, ये अमेंडमेंट है। 5,000 10,000 याद है ना, 5,000 10,000 5,000 10,000 सेक्शन 46 जाके देख लेना, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, 5,000 10,000 क्या था वो पढ़ लेना। चैप्टर 9 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना सर, अमेंडमेंट है क्या, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि भाई अब गवर्नमेंट क्या कर रही कि ये तो खत्म होने वाला था 31 मार्च 20 को, उसको फिर उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया 31 मार्च 21 तक। ठीक है, अब उन्होंने फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया कि भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015-20 है वो कब तक चलेगी, 31 मार्च 2022 तक चलेगी। अब आगे भी ये एक्सटेंड करते हैं, मेरे हिसाब से तो अभी तक इन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया, तो हो सकता है, चुनाव में बिजी थे, कोरोना चल रहा था, सब कुछ थर्ड वेव आ गई थी, तो मेरे हिसाब से शायद और हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए। इसके अलावा जो एडवांस ऑथराइजेशन है उसमें जो आईजीएसटी जीएसटी कंपनसेशन सेस जो पहले एग्जाम मतलब 22 तक नहीं था, उसको भी इन्होंने एक्सटेंड करके क्या किया कि अब 31 मार्च तक 2022 अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर इंपोर्ट करते हो तो आपको आईजीएसटी कंपनसेशन सेस पे नहीं करना। ये सेम टाइम फ्रेम इन्होंने कहाँ कर दी, ईपीसीजी के अंदर भी कर दी। तो आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी जीएसटी कंपनसेशन सेस का पेमेंट नहीं करना, अगर इंपोर्ट की डेट क्या है 31 मार्च 2022 तक, और ईओयू ईएसटीपी एसटीपी और बीटीपी के लिए भी ये कर दे। तो तीनों के अंदर आपको याद रखना, एडवांस ऑथराइजेशन ईपीसीजी ईओयू ईएसटीपी एसटीपी बीटीपी के अंदर जो जीएसटी कंपनसेशन सेस आईजीएसटी है उसकी टाइम फ्रेम एग्जाम्पशन की कब तक होगी, 31 मार्च 2022 तक। आपको ये भी याद रखना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015-20 वो एक्सटेंड कर दी गई है, कब तक, कब तक की गई, 31 मार्च 2022। इसके अलावा कोई अमेंडमेंट है क्या, बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन है इसको इन्होंने रिवाइज कर लिया। अब इसका तो मैं क्या समझाऊं, ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मैंने पहले भी बोला कि रट्टा मार लो। ओके, और ये रट्टा मार लो, प्रिंसिपल ऑफ जो रेस्ट्रिक्शन था उसको उन्होंने रिवाइज कर दिया। ठीक है, इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है, टाइम वेस्ट कोटिंग मत करो, की टर्म याद करो और रट्टा मार लो, अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो आर और डीटीईपी स्कीम है ये एक्चुअल में अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन जैसे काफ़ी जनों की बुक में नहीं होगा ये, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया कि जो May 22 बुक की बुक के अंदर मैंने ये जो नोट बनाया है वो आपको इधर दे दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, जिससे कि आपको क्या कोई तकलीफ नहीं हो। तो MEIS SCI स्कीम खत्म हो गई है, उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। बेसिकली ये क्या है कि रीइंबर्समेंट टाइप का है कि भाई आपको ड्यूटी ऐसा पेमेंट MEIS SCI वाज नॉट मतलब अकॉर्डिंग टू WTO, तो इसलिए उसको विड्रॉ करना पड़ा गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने ये नई स्कीम लॉन्च कर दी। बहुत सिंपल है, आपको पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा, ये अमेंडमेंट नहीं है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट होता अमेंडमेंट लेक्चर। एनी डाउट, मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम। ओके, यूज टेलीग्राम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।